हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इफ़िशेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ाने जा रही हूँ। मैं अनुप्रीता मिश्रा। इस टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में कवर करूँगी क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये। अब मैं बता दूं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज जो होते हैं ट्रांसफार्मर के, कि ट्रांसफार्मर अच्छा है या बुरा है, ये समझना है तो हमें दो क्राइटेरियाज को जज करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के लिए। पहला होता है इफ़िशियंसी और दूसरा होता है वोल्टेज रेगुलेशन। इफ़िशियंसी को जैसा अभी मैंने बताया दो पार्ट्स में कवर करूंगी, इसके बाद मैं वोल्टेज रेगुलेशन लूँगी। ये दोनों टॉपिक्स को इन दोनों क्राइटेरियाज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि ट्रांसफार्मर अच्छा है या बुरा है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी लॉसेस की इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर फाइंड आउट करने में, और वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत मुझे पड़ेगी परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर का पता करना है वोल्टेज रेगुलेशन वाला, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट सर्किट के सारे 6 के 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के? R1, X1, R2, X2, R0, X0, इतने पैरामीटर्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने में। और एफिशिएंसी फाइंड आउट करने में मुझे चाहिए रहते हैं लॉसेस। तो अभी जो लास्ट दो वीडियोस में हमने, 3 वीडियोस में जो हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर की पढ़ी है, तो उन दोनों टेस्ट से हमें सारे 6 पैरामीटर्स R1, X1, R2, X2, R0, X0 पता चल रहे हैं, और साथ में क्वांटिटी ऑफ लॉसेस भी पता चल रही है, कॉपर लॉसेस की और आयरन लॉसेस की, उन दो टाइप के टेस्ट से, ओपन सर्किट टेस्ट से और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। इसका मतलब जब हमें इफिशिएंसी पता करनी रहेगी तो हमें लॉसेस चाहिए, और जब हमें वोल्टेज रेगुलेशन पता करना है तो हमें 6 पैरामीटर्स चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट के। मतलब जब भी हमें ट्रांसफार्मर का क्राइटेरिया, ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट हमें पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास होना चाहिए, तभी उस ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी और उस ट्रांसफार्मर का हम वोल्टेज रेगुलेशन पता कर सकते हैं। अब ये तो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ये ऑन पेपर, मतलब मैं सॉल्व करूँ पेपर पर, कॉपी में, और फाइंड आउट करूं कि मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट है, मैन्युफैक्चरर ने दे दिया जो ट्रांसफार्मर मैं खरीद रही हूं उसका, और उसी इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से मैं कैलकुलेट कर लूंगी इफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर और वोल्टेज रेगुलेशन। पर एक ये ऑन पेपर फाइंड आउट करने की हो गई, और दूसरा होता है हम प्रैक्टिकल लैब में भी इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करें, और उसके बाद लॉसेस की क्वांटिटी पता चल जाए, और वोल्टेज रेगुलेशन भी एक्चुअली हम टेस्ट परफॉर्म करें लेबोरेटरी में, और हम वोल्टेज रेगुलेशन भी मेजर आउट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का। तो दो तरीके हैं इन क्राइटेरियाज को पता करने का। एक, इक्विवेलेंट सर्किट के बेसिस पे मैं ऑन पेपर कैलकुलेट कर लूँ इफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर मैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ इफिशिएंसी, किसी भी लोडिंग पर ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या है वो पता कर सकती हूँ, और साथ में मैं वोल्टेज रेगुलेशन भी दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वोल्टेज रेगुलेशन भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक मैं इफ़िशिएंसी के टॉपिक के बाद लूँगी, तो वहाँ डिटेल में उसके बारे में समझा दूँगी। अभी मैं इफ़िशिएंसी को समझा रही हूँ। इफ़िशिएंसी को हमेशा एब्रीविएट किया जाता है ईटा से, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको परसेंटेज में फाइंड आउट किया जाता है, और इन जनरल हमें मालूम है इफ़िशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो ये परसेंटेज में फाइंड आउट होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों सेम यूनिट में होती है, तो ट्रांसफार्मर की केस में आउटपुट और इनपुट दोनों की यूनिट जो होगी वो वॉट्स में होगी। किसी भी मैं मैकेनिकल सिस्टम की भी इफ़िशिएंसी निकालूं या किसी और सिस्टम की भी इफ़िशिएंसी निकालूं, हमेशा इनपुट जो होता है वो आउटपुट प्लस लॉसेस ही होता है। मतलब आउटपुट को भी कहाँ से एनर्जी आ रही है? इनपुट साइड से ही आ रही है, और लॉसेस की भी जो एनर्जी लूज कर दे रहे हैं हम, वो भी कहाँ से आ रही है? इनपुट सप्लाई से ही आ रही। तो इनपुट हमेशा किसके बराबर होता है? आउटपुट प्लस लॉसेस के। तो यहाँ पर मैं इनपुट को आउटपुट प्लस लॉसेस में रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस हो सकता है। अब इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों वॉट्स में मेजर किए जाएंगे ट्रांसफार्मर की केस में।
आउटपुट को भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनपुट माइनस लॉसेस करके लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट को मैं इनपुट माइनस लॉसेस लिखा और इनपुट को इनपुट ही रहने दिया और मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ, ये ज़रूर मैं कर रही हूँ कि आउटपुट को मैं O/P लिख रही हूँ और इनपुट को मैं I/P लिख रही हूँ। मतलब कम टाइम लगे लिखने में और बोर्ड ज़्यादा भरा हुआ ना लगे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स मोस्टली यूज़ करती हूँ, जैसे वोल्टेज को V/G, इस तरीके से। अब आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर पर जो लोड लगा हुआ है उसके अक्रॉस का वोल्टेज मैं कितना बताती आई हूँ, V2। ट्रांसफार्मर के लोड में से बहने वाला करंट कितना होता है, I2। और दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, θ2। ये हम फेजर डायग्राम में पढ़ चुके हैं। तो cos θ2 पावर फैक्टर हो जाएगा लोड का, तो टोटल वॉट्स पावर जो होगी वो V2I2 cos θ2 होगी। तो ये वॉट्स में आउटपुट हो गया। इनपुट को अगर मैं देखूँ ट्रांसफार्मर का, तो वॉट्स में सप्लाई से कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम ट्रांसफार्मर को, प्राइमरी वाइंडिंग को V1, प्राइमरी वाइंडिंग में बहने वाला करंट कितना, I1। V1 और I1 के बीच में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द लोडिंग, किसकी वजह से, लोड की वजह से और ट्रांसफार्मर की वजह से मिला के जो पावर फैक्टर एंगल क्रिएट होता है V1 और I1 के बीच में, वो θ1 होता है। तो cos θ1 क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी साइड हो जाएगा। तो प्राइमरी साइड से सप्लाई से खींचे जाने वाली वॉट्स पावर कितनी होगी, V1 I1 cos θ1 होगी। अब ये तो मैं बता चुकी हूँ, अब इनको मैं रख के आगे इफिशिएंसी का एक्सप्रेशन बताऊंगी। दूसरा लॉसेस क्या है, लॉसेस जो है वो आयरन लॉसेस है और कॉपर लॉसेस है। आयरन लॉसेस जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो डिपेंडेंट ऑन द लोड होता है। और नेचुरली ये दोनों भी किस में है, वॉट्स में है। ये भी किस में है, वॉट्स में है। तो इफिशिएंसी इस तरीके से यूनिट लेस क्वांटिटी है, आउटपुट वॉट्स में अपॉन इनपुट वॉट्स में, तो यूनिट लेस ही हुआ। तो इस तरीके से ये बेसिक है इफिशिएंसी का। आगे मैं बोर्ड रब करके आपको ट्रांसफार्मर के इफिशिएंसी के और दूसरे फॉर्मूले और इफिशिएंसी से रिलेटेड एनालिसिस आप लोगों को अभी बता देती हूँ। इफिशिएंसी में आउटपुट की जगह मैं V2I2 cos θ रख रही हूँ और इनपुट में V2I2 cos θ प्लस PI प्लस PC रख रही हूँ। अब ये जो इफिशिएंसी है वो किसी भी लोड की है, मतलब एट एनी लोड, ये जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख रही हूँ वो किसी भी जनरल लोडिंग का है। पर अगर मैं इफिशिएंसी फुल लोड की फाइंड आउट करना चाहूँ तो फुल लोड की इफिशिएंसी मेरी क्या हो सकती है, V2 और साथ में ये जो करंट होगा ये मुझे फुल लोड का करंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर लोडेड है फुल लोड पर और उस वक्त जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ये करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये I2FL होगा cos θ इंटू V2, ये आउटपुट हो जाएगा, ये भी आउटपुट होगा। और PI तो आयरन लॉसेस तो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो लोडिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहते, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। पर कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो लोडिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब ये फुल लोड के कॉपर लॉसेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे जनरल कॉपर लॉसेस है। जनरल का मतलब ये नॉर्मल कोई भी लोडिंग हो गई, एनी लोड, नॉर्मल लोडिंग पे इफिशिएंसी ये वाली होगी। अगर इनपुट माइनस लॉसेस को मैं न्यूमरेटर में रखूं आउटपुट की जगह तो ये हो सकता है, ठीक है। पर ये किसी भी लोडिंग की इफिशिएंसी हो गई और ये वाली जो इफिशिएंसी ये सिर्फ और सिर्फ फुल लोड की इफिशिएंसी है। मतलब यहाँ पर मुझे I2 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, I2FL से सब जगह पे, और साथ में मुझे कॉपर लॉसेस को भी किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, फुल लोड कॉपर लॉसेस से। आयरन लॉसेस लोड पर डिपेंडेंट नहीं होते, तो इसलिए आयरन लॉसेस की क्वांटिटी हमेशा एक जैसी रहेगी, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज हमेशा हम रेटेड दे रहे हैं ये मानते हुए। पर कॉपर लॉसेस कितनी लोडिंग है, फुल लोड है, 50% लोड है, 20% लोड है, 25% लोड है, उस पर निर्भर करेगा। और हमें कॉपर लॉसेस का भी मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर लोडिंग पे कितना है, फुल लोड पे कितना है, उस तरीके से। तो वही कॉपर लॉसेस हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे। तो अब मैं अगर बताना चाहूँ कि लोडिंग वर्ड क्या है, परसेंटेज लोडिंग क्या है, तो एट एनी लोड, मतलब एट एनी लोड कैन बी, मतलब कोई भी लोड कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, कोई भी लोडिंग पे करंट I2 बह रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड करंट कितना परसेंटेज आ रहा है। फिर से समझिए, किसी भी लोडिंग पर करंट ट्रांसफार्मर में कितना बह रहा है, I2,
फुल लोड पर करंट कितना बहता है, I2FL। तो इसका जो रेशो होगा, मतलब I2 विथ रिस्पेक्ट टू I2FL इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज ऑफ लोडिंग आएगा। मतलब अभी अगर लोडिंग 20% है तो ये जो रेशो मुझे मिलेगा वो 20% मिलेगा, क्योंकि 20% लोडिंग पे जो करंट बहता है डिवाइडेड बाय फुल लोड कंडीशन में जो करंट बहता है उसका जो रेशो होगा वो मुझे लोडिंग परसेंटेज देगा। तो मेरा ये सेंटेंस लिखने का जो मीनिंग है वो ये है कि not at any load can be X percentage of full load, any load can be X percentage of full load, या फिर I2 at any load we can write it as X percentage of full load। I2 करंट क्या है, X परसेंटेज है किसका, I2FL का। तो इस तरीके से इन जनरल मैं किसी भी लोडिंग को एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड। तो अब जैसा अभी मैंने बताया कि x जो है वो परसेंटेज होता है लोडिंग का, मतलब इन जनरल I2 कितना परसेंटेज है फुल लोड का वो x क्वांटिटी डिफाइन करती है। तो I2 को मैं x परसेंटेज ऑफ I2FL ऐसा मैथमेटिकली लिख सकती हूँ। अब x को मैं I2 अपॉन I2FL अगर परसेंटेज में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो 1 से छोटा होगा x का मैग्नीट्यूड, तो I2 अपॉन I2FL हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, अब x को यूज करते हुए मैं इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख रही हूँ V2, और जनरल लोडिंग है अपनी I2, तो मैं I2 को क्या लिख सकती हूँ, I2 को मैं लिख सकती हूँ x टाइम्स ऑफ I2FL। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ जनरल एट एनी लोड ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा था, वहां पर मैं I2 को रिप्लेस कर देती हूँ I2FL से ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया है, और अच्छे से मैं लिख देती हूँ I2FL cos थीटा 2। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ I2 x टाइम्स ऑफ I2FL cos थीटा 2, ये हो जाएगा। और अब मेरे कॉपर लॉसेस भी किस पर होंगे, x परसेंटेज वाली लोडिंग के करस्पॉन्डिंग कॉपर लॉसेस मुझे यहाँ रखना चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करूँ, वो ऐसे कि ये जो कॉपर लॉसेस है वो किसी भी x परसेंटेज लोडिंग के कॉपर लॉसेस है, तो मैं उसको एब्रिवेट कर रही हूँ PC, x से, कॉपर लॉसेस एट x परसेंटेज ऑफ लोडिंग। ठीक है, कॉपर लॉसेस मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो I2² R02 ये कॉपर लॉसेस होंगे। रेफर टू सेकेंडरी वाला अगर मैं पार्ट ले लेती हूँ तो I2 जो है वो सेकेंडरी साइड से बहने वाला करंट है, और रेफर टू सेकेंडरी पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R02। तो कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे I²R फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। R मेरा R02 होगा और I जो होगा वो मेरा I2 होगा, कोई भी जनरल I2 को मैं x टाइम्स ऑफ I2 को मैं x टाइम्स ऑफ I2FL होल स्क्वायर से रिप्लेस कर दे रही हूँ, R02 ही रहा। अब ये किस में बदल जाएगा, x² I2FL स्क्वायर और R02 ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, ये है फुल लोड कॉपर लॉसेस। ये क्या है, ये फुल लोड कॉपर लॉसेस है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ PCFL से, और ये x² यहीं का यहीं बना रहा। तो अब मेरे लिए PCX कितना हो गया, x² PCFL ये हो गया। तो ये उठा के मैं इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रिप्लेस कर दूंगी, तो ये हो जाएगा x² टाइम्स ऑफ PCFL। फुल लोड कॉपर लॉसेस को मुझे x² टाइम्स लेना पड़ेगा एट एनी जनरल लोडिंग। तो अब मेरा इफिशिएंसी का फॉर्मूला जनरल वाला ये हो गया है एट एनी लोड दैट इज x परसेंटेज ऑफ लोडिंग जो है फुल लोड का कितना है, x परसेंटेज ऑफ फुल लोड लिखना चाहिए मुझे। ये हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया
इफ़िशंसी का एट एनी लोड, और यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने जो लिखा था वो इफ़िशंसी का फॉर्मूला था फुल लोड पर। अब इसके बाद मुझे एक इफ़िशंसी फाइंड आउट करनी है, वो है मैक्सिमम इफ़िशंसी, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ मैक्सिमम इफ़िशंसी। उम्मीद है आपको बेसिक इफ़िशंसी ट्रांसफार्मर की जो है वो समझ में आई होगी, और ये पूरा जो है एनालिसिस इफ़िशंसी का, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो परसेंटेज ऑफ लोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने दो फॉर्मूले बताए, इन जनरल एट एनी लोडिंग इफ़िशंसी का क्या फॉर्मूला होगा और एट फुल लोड इफ़िशंसी का क्या फॉर्मूला होगा। अब मुझे आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताना है, वो है मैक्सिमम इफ़िशंसी का फॉर्मूला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इफ़िशंसी का पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। तो ये इस पर सम्स एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। आपको नॉर्मल इफ़िशंसी निकालने को बोला जा सकता है, आपको इफ़िशंसी एट फुल लोड निकालने को बोला जा सकता है, और आगे जो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बताने वाली हूँ मैक्सिमम इफ़िशंसी, वो भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर का या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ट्रांसफार्मर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपको यूज़ करना पड़ता है अलग अलग टाइप के सप्लाई सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं कम रेटिंग का, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं वो बड़ा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है जो हर इंजीनियर से एक्सपेक्टेड रहता है। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में मिला था कि मैं AC/DC सर्किट्स पर जल्दी ही वीडियो बनाऊँ। तो जैसे ही मेरी ट्रांसफार्मर सीरीज़ में मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफार्मर मेरा ख़त्म हो जाता है, तो तुरंत मैं AC/DC भी स्टार्ट कर दूँगी। पर मैं साथ में चूँकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं सॉल्व करूँगी यहाँ पर। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करूँगी, तो वो भी आप लोगों को मदद करेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस ट्रैक को फॉलो करते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जो समझने में जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है। और लिटरली मेरा मोटो ये है कि जो मुझे प्रॉब्लम आई बीटेक के दौरान, वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए, उस हिसाब से मैं सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स को लेकर चलती हूँ, और उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा उठाने के लिए शेयर भी करिए। सो थैंक यू।